Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement in the food production. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने बी कीपिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम इसी को रिवाइज कर लेते हैं। जो बी कीपिंग वाली प्रैक्टिस है उसको हम एपीकल्चर भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हनी बीज की जो हाइव्स होती हैं उनसे हनी का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पे इनको रेयर किया जाता है, फर्दर इनके लिए और जितनी भी जो कंडीशंस रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल किया जाता है। और ऐसे करके जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ हनी, और इसके अलावा जो बी वैक्स है उसको भी हम यूज़ में लेते हैं। जो बी कीपिंग वाली जो प्रैक्टिस है उसको करने के लिए किस किस चीज़ की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हम इसको किसी भी एरिया के अंदर कर सकते हैं जहाँ पे जो वाइल्ड शर्ब्स वगैरह ज़्यादा हों, जो फ्रूट के ऑर्किड्स हैं वो भी ज़्यादा हों, यानी जो फ्रूट के जो बागान वगैरह होते हैं वो भी ज़्यादा हों। इसके अलावा जो क्रॉप कल्टीवेशन का जो काम होता है वो भी आसपास में हो रहा हो। हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं हनी बी की जिसको हम रेयर करते हैं हनी के प्रोडक्शन के लिए, पर इनमें जो सबसे कॉमन है उसका नाम है एपिस इंडिका। ये बहुत बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमनेस्ट स्पीशीज ऑफ द हनी बी दैट इज़ रेयर्ड इन इंडिया। द करेक्ट आंसर इज एपिस इंडिका। इसके अलावा जो बी हाइव्स होती हैं उनको हम हमारा जो कॉर्टयार्ड है वहाँ भी रख सकते हैं, जो घर का बरामदा होता है वहाँ भी रख सकते हैं, या फिर अपनी जो घर की छतें हैं उनके ऊपर भी रख सकते हैं। और ये जो बी कीपिंग वाली जो प्रैक्टिस है इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस इसके लिए थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कुछ ऑर्गेनिज़म्स की, और इसको देने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर जो इसका काम भी कर रही हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग वाली प्रैक्टिस को अगर करने वाले हैं तो जो सबसे पहली प्रैक्टिस है दैट इज़ नॉलेज ऑफ द नेचर एंड द हैबिट्स ऑफ द बी, कि हमें जो बी हैं उनकी नेचर और उनकी हैबिट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनका किस टाइप का नेचर है, किस टाइप की जगह में वो रहती हैं, कैसी उनकी नॉर्मल हैबिट्स होती हैं, किस कंडीशन के अंदर वो कैसा रिएक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए अगर हम बी कीपिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि जो बी हाइव्स को हम रखेंगे उसके लिए हमें एक सूटेबल लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ्रूट ऑर्किड्स थे या फिर जो क्रॉप कल्टीवेशन जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पे भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि कैसे जो ये बीज का जो ग्रुप होता है उसको हम कैसे तो पकड़ेंगे और कैसे फिर उनको हम मेंटेन करवाएंगे, कैसे कोई और प्रॉब्लम आई तो उसको हम फेस करेंगे। और जो चौथी पॉइंट थी वो ये थी कि कैसे हम इन बी हाइव्स को अलग अलग सीज़न के अंदर उनको मेंटेन करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि रेनी सीज़न के अंदर हम कैसे उनको मेंटेनेंस देंगे, कैसे हम उनको समर सीज़न में देंगे, क्योंकि सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है रेज के लिए। और जो पांचवी कंडीशन थी वो ये थी कि हमें हनी और बी वैक्स के प्रॉपर जो हैंडलिंग है, कलेक्शन है, उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। Bees are the pollinator of many of our crop species. See chapter number 2 such as sunflower, brassica, apple and pear. तो ये जो बीज हैं
ये पॉलिनेटर्स का भी काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग क्रॉप स्पीशीज़ में, चाहे वो सनफ्लावर हो, चाहे वो ब्रासिका स्पीशी हो, या फिर वो एप्पल हो, चाहे वो पियर हो, तो ये क्या करेगी, पॉलिनेटर का काम करेगी, यानी कि पॉलिनेशन के अंदर मदद करवाएगी। Keeping beehives in a crop field during the flowering period increases pollination efficiency and improve the yield, beneficial both from the point of view of the crop yield and the honey yield. और अगर हम इन बी हाइव्स को किसी भी क्रॉप फील्ड के अंदर रखें जब वहाँ पे फ्लावरिंग सीजन चल रहा हो उस क्रॉप का, तो उस टाइम से वहाँ पे दोनों फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि उस क्रॉप की जो पॉलिनेटिंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, और दूसरा यील्ड भी बढ़ेगी। दोनों ही केसेस के अंदर क्रॉप की भी यील्ड बढ़ेगी और हनी की भी यील्ड बढ़ेगी, क्योंकि जो बी है उनको भी नेक्टर मिल रहा है और जो क्रॉप है उसका पॉलिनेशन का काम पूरा हो रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे अगले टॉपिक को, दैट इज़ फिशरीज। The fishery is an industry devoted to the catching, processing or selling of the fish, shellfish and other aquatic animals. तो ये जो फिशरी वाली इंडस्ट्री है इसके अंदर क्या किया जाता है, फिशेस को पकड़ा जाता है, फिर उनको प्रोसेस या फिर मार्केट के अंदर सेल किया जाता है, चाहे वो फ़िश की सेलिंग हो, चाहे वो शेलफिश की सेलिंग हो, या फिर जो और एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी सेलिंग हो। अ लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन द फिश प्रोडक्ट, फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, ईडेबल ऑयस्टर एक्सेट्रा फॉर फूड। तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ये जो फ़िश है और जो फ़िश से रिलेटेड मार्केट है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है खाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश हो गया, जो फ़िश से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो हो गया, या फिर जो हमने पहले भी बात करी थी जो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं जैसे कि प्रॉन है, क्रैब है, लॉबस्टर है, या फिर ईडेबल ऑयस्टर है। ये कुछ टाइप के एक्वाटिक एनिमल्स हैं जिनको ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है एज अ फूड। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड केटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। अब यहाँ पे बात आएंगी फ्रेश वाटर फिशेस की और मेराइन फिशेस की। तो जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं जो कि फिशरीज इंडस्ट्री के अंदर बहुत फेमस हैं वो हैं केटला, रोहू और कॉमन कार्प। वहीं अगर हम मेराइन फिशेस की बात करें जो कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है तो वो है हिल्सा और सार्डिन्स। यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मैक्रिल और पॉम्फ्रेट भी मराइन फिशेस का एग्जाम्पल है। यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रेश वाटर फिश दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और उनमें से केटला, रोहू और जो कॉमन कार्प है वही सही आंसर होगा। यहाँ से नीट के पेपर में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पेसिफिकली अगर हम मेराइन फ़िश की बात करें तो उसके अंदर मैकरेल और पॉम्फ्रेट बहुत बार पूछे जाते हैं। फाइंड आउट व्हाट फिशेस आर कॉमनली ईटन इन योर एरिया। और अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हो तो अपने आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कौन से टाइप के फ़िश को खाया जाता है आप उसकी भी नॉलेज ले सकते हैं। फिशरीज हैज़ अ कॉमन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ह्यूमन इकोनॉमी। और ये जो फिशरी वाली इंडस्ट्री है इसको हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ फिशरमैन्स एंड फार्मर्स पर्टिकुलरली इन द कोस्टल स्टेट।
और ये जो फिशरी इंडस्ट्री है इसने बहुत सारे लोगों को उनको उनकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फिशरमैन्स होते हैं उनको और जो फार्मर्स होते हैं उनको, स्पेसिफिकली कोस्टल स्टेट के अंदर, कि जितने भी जो समुंदर से लगते एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु है, केरला है, इन सारे एरियाज़ के अंदर फिशरी इंडस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और बहुत सारे लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी है। फॉर मैनी इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड। और कुछ तो ऐसे भी इंसान हैं जो कि जिनके अंदर ये जो फिशिंग वाला काम है यही उनकी इनकम का मेन सोर्स है। In order to meet the increasing demand on fisheries, different techniques have been employed to increase production. और ये जो फिशरी जितने भी फिशेस की डिमांड बढ़ रही हैं तो उन सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके की टेक्निक्स का भी यूज़ किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाया जा सके, फिशेस का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फिशेस को पकड़ा भी जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ aquatic plant and animal, both fresh water and marine. अब एग्ज़ाम्पल है कि जो एक्वाकल्चर की टेक्निक है और जो पिसिकल्चर है, इन दोनों ही टेक्निक्स का यूज़ किया गया है ताकि इनसे जो एक्वाटिक प्लांट और एनिमल हैं उनका जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सके, चाहे वो फ्रेश वाटर के प्रोडक्ट्स की इंक्रीजमेंट हो या फिर वो मराइन जो एनिमल्स हैं उनकी इंक्रीजमेंट हो। फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द पिसिकल्चर एंड द एक्वाकल्चर। तो अगर आप चाहें तो पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर के बीच के कुछ डिफरेंसेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।